प्रकृति से जुड़ा हुआ एक प्रकृति का प्रेमी हूँ और जी, मैं जी। चाहता हूँ कि उस प्रकृति के साथ में हर कोई जुड़े और प्रकृति के साथ में जो जुड़ता है वो अपने में उसको समा लेता है और प्रकृति जिसको अपने आप में समा लेती है वो स्वतः शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, स्वस्थ भी हो जाता है, जी। जिसको हम बोल रहे हैं बॉडी, माइंड एंड सोल। क्योंकि मनुष्य का जो अस्तित्व है सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर तो मांसपेशी और मल मूत्र से बना हुआ एक ढांचा है। वो हमारा अस्तित्व का सिर्फ एक फिजिकल स्वरूप है, बाकी तो 80% हमारा माइंड है, हमारी सोल है, जिसको हम जानते भी नहीं, समझते भी नहीं। हम तो सिर्फ माइंड को जानते भी हाल फिलहाल। तो ये होलिस्टिक अप्रोच को लेकर हम काम कर रहे हैं और मेडिसिन जो होती है ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही काम करती है, फिजिकल लेवल पे भी डिजीज पे काम करती है। तो फिजिकल पे भी नहीं काम करती है। तो आपको डिजीज हो गई है तो आप एलोपैथिक खा लीजिए, ज़्यादा अच्छा मन करता है तो आयुर्वेदिक पे जाइए, और थोड़ा सा बीच का रास्ता अपना है तो होम्योपैथिक पे जाइए। हम अभी बात करने जा रहे हैं नेचुरोथेरेपी। नेचुरोपैथी। ओके, मैं नेचुरोपैथी की बात कर रहा हूँ। नेचुरोपैथी की आप बात कर रहे हैं। यस। तो होता क्या है कि हम जो बात कर रहे हैं नेचुरोपैथी की, और हम जो O2 की जो कंसेप्ट पर अवधारणा पर एक कॉम्पैक्ट कोर्स डिजाइन करने की बात कर रहे हैं, तो नेचुरोपैथी ऑलरेडी बॉडी, माइंड और सोल पे ही काम करता है। बिल्कुल सही। और पर हुआ क्या, इन 50 सालों में हमारे देश में प्राकृतिक चिकित्सा को सिर्फ फिजिकल लेवल पे आ गए, क्योंकि वो कॉम्पीट कर रहे थे एलोपैथी को, कॉम्पीट कर रहे थे आयुर्वेद को। यस यस यस। तो क्या हो रहा था कि वो डिजीज मैनेजमेंट पे आ गया सब कुछ, वो माइंड तक गया ही नहीं। और WHO क्या बोल रहा है कि वर्तमान में जो डिजीज क्रिएट हो रही है, वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, इवन एसिडिटी क्यों ना हो, ये सब लाइफस्टाइल विद स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से पैदा होने वाली बीमारी, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जिसको WHO ने डिफाइन किया है। इसको हिंदी में बोले मनोकायिक रोग, जो पहले मन में पैदा होते हैं फिर काया में आते हैं। अच्छा, मनोकायिक रोग। मनोकायिक। ओके। बेसिकली ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। यस यस यस। अब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी, भागो, हाँ, आप भागेंगे नहीं तो आपको पीछे रह जाओगे, पीछे रहेगा, आपको गिल्टी फील होगी, डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी। हाँ। बच्चे यदि नहीं पढ़ेंगे 80% से ऊपर मार्क्स नहीं लेके आएंगे तो पागल हो जाएंगे। फिर 90 में वो आत्महत्या कर रहे हैं। सही है। हम तो 50-60 पास हो जाते तो पूरे गली मोहल्ले मिठाई बांटते थे। मतलब हम नीचे से 35 भी लाते थे तो मिठाई बांटते थे। पास होने पे वही, मतलब नीचे से नंबर फर्स्ट पास आता हुए, था हाँ। तो भी हम मिठाई बांटते थे। तो ये जो बचपन से कंपटीशन वाली लाइफ को डिजाइन किया जा रहा है वर्तमान के मार्केटिंग स्ट्रेटजी द्वारा, जो हमारी जो शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम जो डेवलप हुआ है, हमारा जो मेडिकल सिस्टम जो डेवलप हुआ है, ये स्ट्रेस पैदा कर रहा है। यदि व्यक्ति को कोई बीमारी हो जा रही है तो क्या हो रहा है, वो एक डॉक्टर के पास में जाता है, उसको समझ में नहीं आता, सेकंड ओपिनियन लेता है, थर्ड ओपिनियन लेता है, इवन डॉक्टर ही बोलती है कि आप 3 ओपिनियन ले लीजिए, लेना पड़ता है। और 3 ओपिनियन में क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। आचार्य जी, उसके कई सारे कारण हैं। हाँ। एक तो उसको डॉक्टर पे कितना विश्वास है, हाँ। दूसरा उसके जेब पर कितना विश्वास है, वो सामने वाले डॉक्टर ने 2.5 लाख इलाज बताया कि 5 लाख का इलाज बताया, इसलिए 3 ओपिनियन लेना ही पड़ेगा। खर्चा इतना होगा कि वो ठीक हो या नहीं हो। तो हम बात कर रहे थे कि कंपटीशन बहुत हो गया, डिसीजन मेकिंग इतनी सरल नहीं रही। आप यदि कोई मोबाइल लेने जाते हो तो आपको ऐसा नहीं जाकर जब मोबाइल ले लो खरीद लिया आपने, आपको कम से कम 1 महीना सोचना पड़ता है कि मुझे मोबाइल कौन सा लेना है, कौन सा मॉडल लेना है। महिलाएं कपड़े खरीदने जाती है तो 100 कपड़े देखेगी, एक निकालेगी, 4 निकालेगी, एक लेकर आएगी, वो चिंतन में रहेगा कि 2 छोड़ के आ गई, गलती हो गई। और किसी ने गलती से बोले जो खरीदारी ठीक नहीं है तो वो लिया हुआ भी खराब हो गया। तो ओवरऑल मिला के जो मार्केटिंग की, परचेसिंग की, एजुकेशन की, व्यापार की, या फिर करियर की या नौकरी की जो भागदौड़ वाली, जिसको हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बोल रहे हैं, उससे एंजाइटी और डिप्रेशन पैदा हो रहा है, और ये असर पहुंचा रहा है हमारे हार्मोन्स के ऊपर, और ये हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, हमारी मेंटल एज बढ़ते जा रही है। आज जब लड़की पैदा हो रही है तो वो 15 साल में मैच्योर हो रही है, उसकी जो मेंटल एज जो है 30 साल के बराबर है 15 साल की लड़की के लड़के, तो उसी तरह उसकी बॉडी भी इम्पेक्ट हो रही है ना, और उसको हम पोषण दे रहे हैं, शादी कर रहे हैं 30-35 साल में। सही है। मतलब मेंटल एज तो बढ़ गई है, नॉलेज भी बढ़ गया है, आपको सब जानकारियाँ भी मिल गई है। जो 30 साल की लड़की होती है वो 15 साल में पता चल गया है, और शादी कब कर रहे हैं, 30 साल में, मतलब 45 साल में शादी कर रहे हैं मेंटल एज के अकॉर्डिंग। तो हो क्या रहा है कि सब डिजीज पर कन्वर्ट होकर हमारे सामने आ रही है। इसीलिए हमारे पास में बहुत अच्छा मेडिकल सिस्टम है, अवेलेबल है 50 साल पहले की अपेक्षा। हमारे पास मशीनें हैं, MRIs है, CT स्कैन है, डायग्नोसिस सिस्टम के डीप
डायग्नोसिस सिस्टम हमारा सिस्टम है हमारे पास में, पैथोलॉजी के काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट, हम बीमारी को उसकी जड़ में नहीं, उसके सेल के गहरे में जाकर भी निकाल के लाएंगे कि बीमारी का कारण ये है। हाँ। ठीक है, Right. हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल बहुत सारी अवेलेबिलिटी है, हाँ, अनगिनत हजारों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए की दवाई बनाती है, अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करती है, और हम अरबों खरबों रुपए हर साल गवर्नमेंट भी खर्च करती है और हम भी खर्च करते हैं, very good. है ना। हमारे पास में डॉक्टर्स अच्छे अवेलेबल है अभी, हमारे पास में पहले एमबीबीएस डॉक्टर था, जनरल फिजिशियन डॉक्टर था, 50-25 गाँव के अंदर मात्र एक डॉक्टर होता था, उसके पास भी नहीं जाते थे लोग। पर आज हमारे पास में एमडी डॉक्टर है, स्पेशलाइजेशन है, नाक का, कान का डॉक्टर, हृदय का, बीमारी का, अलग पार्ट का अलग डॉक्टर, अलग पार्ट का। तो क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ, मेडिकल कंडीशन को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छी तरह से स्पेसिफिक जगह पे जा कर सकते हैं। हॉस्पिटल हमारे पास पहले नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, खराब थे, कोई छत नहीं थी तो पंखे नहीं थे, पंखे नहीं तो कूलर नहीं थे, कुछ नहीं था, मशीन नहीं थी तो डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर थे, मशीनें नहीं थी। आज हमारे मल्टी स्पेशलिस्ट 5 स्टार फैसिलिटी हॉस्पिटल्स है, सब है हमारे पास में। तो हमारे अच्छे हॉस्पिटल है, अच्छी दवाइयाँ है, अच्छा मेडिकल सिस्टम है, अच्छा डायग्नोसिस सिस्टम है, तो बीमारियाँ इन 50 सालों में घटनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, घटनी थी। पर वही मैं बोलने वाला था कि बीमारियां भी अच्छी है, बढ़ रही है, ज्यादा हो गई है, ज़्यादा हो रही है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि सिस्टम गलत था, सबका प्रयास जरूर हुआ पर गलत दिशा में हो गया। वो होना था नेचर की तरफ, वो होना था प्रकृति की तरफ, वो होना चाहिए था हमारी जो प्रकृति के दूसरे जो जंतु जीते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते, उनको देखकर हमको जीवन जीना सीखना चाहिए था। आचार्य जी, आप हाँ। सही दिशा में बात कर रहे हो। एक सीमेंट कंक्रीट के जंगल में एसी लगा करके बेड पर लिटा करके किसी का इलाज करना, और एक ऑक्सीजन पार्क में जहाँ पर 35% ज़्यादा ऑक्सीजन आ रही है और एक ब्रीदिंग अच्छे से हो रही है, और बैम्बू के पेड़ों के नीचे खटिया बिछाकर कुटिया में इलाज करना, तो कहाँ पर जल्दी मरीज ठीक होगा? वही हमको सिखाना है लोगों को। वही तो गलती भी नेचुरोपैथिस्ट से इंडिया में खास तौर पे। केरला में जाओ तो आपको बकायदा बोले मालिश कहाँ हो रही है, बोले एसी हॉल में हो रही है, सिरोधारा कहाँ हो रही है, बोले तो बोले एसी एयर कंडीशन में हो रही है ना। आपके बोले रूम कैसे है, तो एसी वाले रूम। ये लग्जरीज थेरेपी हो गई, लग्जरी थेरेपी हो गई। तो इस लग्जरीज थेरेपी को वापस हमको नेचुरोपैथी की तरफ, नेचर की तरफ लेके जाना है। और मैंने पूरे हिंदुस्तान में जितने भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल थे उनको विजिट किया, समझा, जाना, और मैंने देखा कि इतनी बढ़िया चीज़ है तो लोग अपना क्यों नहीं रहे। हाँ, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन भी इतनी इमीडिएट काम नहीं करती जितना नेचुरोपैथी काम करती है। हाँ, आपका सर दर्द हम 3 दिन में ठीक करते हैं, आपका मोटापा हम 3 दिन में 2-4 किलो वजन कम होता है नेचुरोपैथी के माध्यम से, सब चीज़ें हो रही है। तो लोग अपना क्यों नहीं रहे। अपनाने का कारण ये रहा है कि इसको तो महंगा बनाया गया है, बहुत महंगा बनाया गया, इतना महंगा बनाया गया, हाँ महंगा बना दिया गया बहुत ज़्यादा। लोगों की अप्रोच तक नहीं रहने दिया। और फिर दूसरा एक चीज़ में जुड़ी, इसको बोर बना दिया गया, बोरिंग बना दिया गया, लग्जरियस थेरेपी के चक्कर। तीसरा मुझे एक कारण और लगा है कि आचार्य की भी कमी है इस दिशा में, गमन करने वाले और इस पर ट्रीटमेंट करने वालों की भी कमी है, आई थिंक। पर उनको ट्रेनिंग नहीं है, वही समझ नहीं डेवलप परफेक्शन। क्या हुआ कि जब नेचुरोपैथी हमारे देश में आई तो मतलब एलोपैथी के विरोध में आई, तो वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना था। हाँ, वो उसकी जगह ठीक है, हाँ, उसकी जगह आप अपनी जगह ठीक हो, हाँ। आप अपना कॉन्सेप्ट को रन करो, सही है। तो नेचुरोपैथी में क्या होता है कि माइंड, बॉडी और सोल, इनके क्लींजिंग होनी चाहिए, क्लींजिंग, राइट, डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। ओके, तो मैं पहले बॉडी पे बात करूँगा जी, कि बॉडी जो होती है हमारी काम ये करती है डिटॉक्सिफिकेशन पे, जीवित रहती है वो। ओके, यदि उसके शरीर से गंदगी नहीं निकले तो बीमार पड़ जाएगी, तो बीमार पड़ सिंपल जाएगी, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। है ना। यदि पौधा अपनी पत्तियों को नहीं प्रोपेज करेगा, गिराएगा तो उसके अंदर नई पत्तियाँ आएगी, उसकी ग्रोथ होगी नहीं, बिल्कुल सही है ना। तो शरीर के अंदर आयुर्वेद में डेफिनेशन भी है कि शरीर एक ऐसी चीज़ है जो प्रतिपल उसका प्रतिपल वो नष्ट भी हो रहा है, वो प्रतिपल नया भी बन रहा है। लाखों नए सेल रोज बनते हैं शरीर में, लाखों सेल नए टूट के बाहर निकलते हैं, बिल्कुल। तो जो जितने सेल हमारे बनते हैं उतने सेल बाहर निकलना चाहिए। यदि सेल ज़्यादा बन रहे हैं और निकल कम रहे हैं तो शरीर में टॉक्सिन से इकट्ठा हो रहा है। ओके,
तो बॉडी का जो नेचर जब भी बॉडी बनी होगी, शरीर बना होगा, किसने बनाया होगा पता नहीं, पर बनाया तो है, तय है। हम और आप दिख रहे हैं तो शरीर है दिख तो रहे हैं, शरीर तो है। शरीर जीवित है, ये भी तय है, ये भी तो है ना। पर इसके जिसने बनाया उसको हम जाने समझे तो शरीर के अंदर देखेंगे कि डालने की चीज़ एक जगह पे मुंह, पर निकालने की चीज़ 4-5 जगह देखे रहती है, हाँ। है ना। तो हमारे शरीर में हम जो खाते हैं, है ना, वो पचता है, वो पचने के बाद में जो बचता है वो निकलना चाहिए। बराबर। एक जो बचा हुआ वो निकल नहीं रहा है, वो इकट्ठा होगा, वो शरीर में सड़ेगा और टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा और ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, उसी को डिजीज बोलते हैं। बिल्कुल। तो नेचुरोपैथी में जो कंसेप्ट है, शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को क्या करना है, हमको बाहर करना है, बाहर निकालना है, रिमूव करना है, ये कंसेप्ट होता है। बिल्कुल। तो नेचुरोपैथी का एक सिद्धांत है, वो पूरे काफ़ी सारे पूरे विश्व भर में फैला हुआ सिद्धांत है कि शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों का जो मूलभूत कारण है वो एक है, दो नहीं है। जैसे एलोपैथिक बोलती है कि नहीं, आपके शरीर में तो बीमारी है तो आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप एंटीबायोटिक लीजिए, नहीं आपके शरीर में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए तो आप हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन लीजिए, नहीं आपके शरीर के अंदर विटामिन डिसबैलेंस हो गए हैं तो विटामिन सप्लीमेंट, अलग अलग कारण ढूंढते हैं, हजारों प्रकार के कारण ढूंढते हैं। आयुर्वेदिक वाले बोलते हैं नहीं, आपके शरीर में वात बढ़ गया है तो आपको वात रोग है, पित्त बढ़ गया है तो पित्त कफ है, तो वात पित्त और 3 दोषों से संबंधित बीमारियां होती है, उनको संतुलित करने के लिए मेडिसिन और पत्ते दिया जाता है कि आप वात नाशक, वात है तो वात को शमन करने वाली चीज़ें खाइए और वात को पैदा करने वाली चीज़ें मत खाइए, ऐसा होता है। पर नेचुरोपैथी क्या बोलती है, नहीं बोले कोई वात पित्त कफ कुछ नहीं होता, तो शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, शरीर के अंदर कोई हार्मोन डिसबैलेंस नहीं है, कोई ये उसके वो जिस कारण से है अंदर जितनी भी बीमारियां हैं उसका जो मूलभूत कारण है वो एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, एक ही है। 2 कारण नहीं है उसके, एक ही कारण। बीमारी का कारण क्या है, एक है। सब बीमारियां मतलब कितनी हो गई, कितने प्रकार की हो गई, अनेक बीमारियां, अनेक प्रकार की नहीं है, अनेक प्रकार की। तो एलोपैथी बोल रही है, आयुर्वेद बात की तो पर नेचुरोपैथी क्या हो रही है, बीमारी एक ही है, अलग अलग नहीं। ओके। तो फिर डायग्नोसिस सिस्टम यहाँ पर जीरो हो जाता है, डायग्नोसिस करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या हम एंडोक्राइन ग्लैंड को मेन यूज करते हैं, नहीं हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन अभी ग्लैंड। आप थोड़ा सा सेशन छोड़ गया था तो क्लियर हो जाएगा। तो हमारी जो बीमारी, शरीर के अंदर जो बीमारियां है उसका जो मूलभूत कारण है वो टॉक्सिन्स होते हैं। हम जो खाते हैं वो पचता है, बॉडी में सप्लाई होता है, सेल उसका यूज़ करते हैं, बॉडी में जो भी काम चल रहा है वहाँ पर यूज़ होता है ना। और जो बचता है वो बाहर निकलना चाहिए, और यदि बचा हुआ बाहर नहीं आ रहा है तो वो टॉक्सिन्स है, और वही टॉक्सिन्स बीमारी का कारण है। यदि वो टॉक्सिन्स अंदर शरीर के अंदर है तो वहाँ पर वायरस पनपे में उसी को इन्फेक्शन बोलते हैं। वहीं से सब अब नाम अलग अलग बना नाम अलग बन गए, वात बढ़ गया, कब बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, जितना खोजते जाओगे उतने पर नाम बेस बनते क्या है, जाएंगे। टॉक्सिन्स। बेस टॉक्सिन, यही टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो ये सबसे ज़्यादा होता है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, मल के रूप में, स्पूट के रूप में, गंदगी के रूप में बोलते हैं। अब ये जो जाता है तो 32 फीट की आग होती है हमारी, माउथ टू एनस, मतलब मुंह से लेकर मल द्वार तक 32 फीट का इनका इनपुट होता है मुंह, और लास्ट होता है मल द्वार। हमने जो कुछ भी खाया वो बीच में घूमेगा, उसका कई सारे एंजाइम्स मिलेंगे उसके साथ में, कई सारे प्रोसेस होते हैं। एनाटॉमी पूरी क्लास होती है, घंटे की, उसमें बताता हूँ पूरा। वो पूरा कम से कम 700 से 800 ml एसिड हम जो खाते हैं उसमें मिलता है पूरा, और एक लिक्विड तैयार होता है, उसको फ्रूट जूस बोलते हैं। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषित होता है, वो संपूर्ण शरीर में जाता है। जो सॉलिड सेमी लिक्विड जो बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वो बीमारियाँ वहाँ पर वो इकट्ठा होता है, और वहाँ पर थोड़ा लिक्विड सक करके फिर वो गोले के रूप में बाहर निकलता है। तो जितनी भी बीमारियां है उसका जो मूलभूत कारण होता है वो गंदगी होती है। अभी ढंग से नहीं निकलता है तो रुक जाता है जगह जगह। जैसे लाइफ स्टाइल की बात हो रही थी, लाइफ स्टाइल में यही है कि आदमी को जब खाना चाहिए तो वो खा नहीं रहा है, और जब नहीं खाना चाहिए तब खा रहा है। सही। जब सोना चाहिए तो वो सो नहीं रहा है, और जब सोना नहीं चाहिए तब वो उसको नींद आ रही है। तो ओवरऑल मिलेगा जो बॉडी का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो नेचर के साथ में जुड़ा हुआ है। जब उसको सोना चाहिए, जब खाना चाहिए। अब सिंपल सा कंसेप्ट है कि अब वो मैं जब कोई क्लास लूँगा एनाटॉमी की तो पूरा डिटेल समझ में आएगा कि हमको भूख लगी तो क्यों लगी। एक में क्वेश्चन पूछे थे क्यों लगी, थोड़ा सा
से जो एनर्जी हमारे पास वो थी, खत्म हो गई। खत्म हो गई। एनर्जी खत्म हो गई। दूसरा में भी जो एसिड सिक्रीट होता है स्टमक में उस टाइम पे, मतलब व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ, राइट ये एनाटॉमिकली एनाटॉमिकली व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम माउथ, ईजोफेगस से लेकर स्टमक में आप जाते हैं, या जो बाइल प्रोड्यूस होता है सबसे पहले लीवर जो प्रोड्यूस करता है, तो वो उस टाइम पे वो अपना एसिड प्रोड्यूस करता है। जिस टाइम पे वो चर्न करता है और उसको पता है कि नहीं दिस टाइम इट शुड बी देयर फॉर डाइजेशन, तो वो रिलीज हो गया। तो भूख कैसे आपके लगती है पास पता खाना कैसे है चलता पेट है? में, पता कैसे चलता है तो भूख लगती जलन शुरू हो गई पेट में, है? जलन हो गई, दिमाग में इरिटेशन हो गया, इरिटेशन हो गई, हल्की सी कमजोरी आती है, सर दर्द होता है, कोई चिड़चिड़ करता है, कोई गुस्सा करता है, कोई हाँ। मतलब कुछ भी करता है उसको फील तो आ जाता है कि मुझे भूख लगी। भूख लगती है। जैसे भाई साहब ने बताया कि एनर्जी कम हुई, तो एनर्जी कम हुई तो शरीर ने 8 घंटे मेहनत करके एंजाइम्स बनाए, एंजाइम्स बनाए, उसने बाइल बनाया, एचसीएल बनाया, आपके मुंह में लार बने, तो ये टोटल मिला के जो स्टमक में एसिड जो निकलता है जब भूख लगती है हमें, तो हमारा स्टमक थैलिक नुमा होता है और वहाँ पर लगभग 500 ml एसिड इकट्ठा हो जाता है सुबह सुबह उठने के 3 घंटे बाद। उठने के 3 घंटे बाद में आपको भूख लगती है। कैसी भूख लगती है? तेज भूख लगती है ना। उस समय हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं कि नहीं खाते? नहीं खाते। हम चाय पी लेते या तो बिस्किट खा लेते या तो नाश्ता कर लेते। जो हमारी संस्कृति का अंग नहीं था, हमारे नेचर का अंग नहीं था, प्रकृति का अंग नहीं था, सिंपल सा कंसेप्ट था कि भूख लगे तो क्या खाओ? खाना खाओ। और हम चाय पीते हैं। चाय ऑलरेडी क्या है? चाय का जो पीएच होता है 3.5 होता है। अब तो आपके पास ले रहे पैथोलॉजी तो उसका मतलब समझ रहे होंगे आप। ये चाय को यदि हम बीज के साथ में जमीन में डालेंगे तो कोई पौधा बीज पनपेगा ही नहीं, मार डालेगा। जहर एक प्रकार का एसिड है। हम वो हमारे शरीर में एसिड निकला हुआ है और हमने वो एसिड डाल दिया हमने उसमें। तो क्या हुआ कि अब वो एसिड इंतजार कर देता है 45 मिनट का, नीचे वॉल लगा रहता है, स्टमक के नीचे पाइलोरिक वॉल बगा वॉल लगा रहता है, वो बन रहेगा और वेट करेगा कि अब डालेंगे, अब डालेंगे, हमने कुछ डाला ही नहीं। हमने क्या डाली ऊपर से? और चाय, थोड़ा बिस्किट या थोड़ा सा नाश्ता पोहा वगैरह कुछ भी डाल दिया। अब वो वेट करते रहा, कुछ डाला ही नहीं। अब वो वाल्व खुलेगा नीचे, फिर नीचे वापस लीवर भी बाइल रिड्यूस करेगा, वो लगभग 300-400 ml। तो लीवर का और स्टमक का जब जूस इकट्ठा होता है लगभग 700 ml हो जाता है। अब वो 700 ml एसिड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, काहे के लिए? सर ने बताया कि एनर्जी की जरूरत थी, तो वो बाइल निकला, उसने डाले कुछ डालेगा तो बाइल क्या कर, वो जूस क्या करेगा? पूरा उसके पूरे केमिकल प्रोसेस करके पूरे भोजन को पिसाई करेगा, केमिकल ग्राइंडिंग होगी और जूस बनेगा और जूस में से वो चूसेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया जूस, क्या गया? सिर्फ एसिड गया। अब एसिड को शरीर ने क्या करा? अब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, और अवशोषित करके क्या करा? पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया। 700 ml एसिड आपकी बॉडी में सप्लाई होगा पूरी बॉडी। तो लीवर पे जाएगा तो लीवर को इनलार्ज करेगा, लीवर पर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। किडनी में जाएगा तो स्टोन पैदा करेगा। आपके यूटीआई इन्फेक्शन, महिलाओं का यूटीआई इन्फेक्शन होगा, श्वेत पर्दे की समस्याएं पैदा होगी। आपके ब्रेन में जाएगा तो सर दर्द पैदा करेगा, आंखों में जलन पैदा करेगा, बाल सफेद करेगा, इरिटेशन पैदा करेगा, ब्लड प्रेशर पैदा करेगा, स्किन डिजीज क्रिएट करेगा। ये एसिड ही पूरी बीमारियों का कारण होता है। ये है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। अब जब ये दिमाग में जाएगा तो दिमाग को भी खराब करेगा, नींद डिस्टर्ब होगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपका और सब चीज़ डिस्टर्ब होगी। तो ये सिर्फ एक कारण हुआ। ऐसे हमारे क्लास में मैं जब 5 डे के में वर्कशॉप लेता हूँ तो कम से कम 30 से 40 प्रकार की हमारी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को हम फाइंड आउट करते हैं और उसको पूरा बताते हैं। तो कभी भी व्यक्ति गलती नहीं करेगा। अब जैसे सपोज करो शाम को भूख लगी, संडे का दिन है और हमने बोला कि आप तो आज घर पे खाना नहीं बनेगा, कहाँ पे जाके खाएंगे? होटल पे जाके खाएंगे। आपको भूख लगी घर पे, कहाँ पे जाएंगे? होटल पे। अब वो भूख लगी मतलब क्या हुआ? एसिड बन चुका है, तैयार है ना। और आप होटल पे गए और फिर बोला कि वेटर कोई पानी लाओ, तो पानी लाया वेटर। पानी कौन सा लाया? नॉर्मल ठंडा की चिल्ड चाहिए। और चिल्ड लाएगा। अब वो वेटर तो खाना लाएगा 15, 20, 25 आधा घंटा, तब तक पानी क्या हो जाएगा? पी लेगा आदमी। अंदर एसिड में क्या मिला दिया हमने? पानी मिला। और ऊपर से हम तंदूरी रोटी खाएंगे, वो पनीर खाएंगे, वो कैसे? एसिड का जो केमिकल ग्राइंडिंग का जो प्रोसेस था, केमिकल्स को जो प्रोसेस था, वो भोजन पे नहीं होगा। फिर वो जो अध पका भोजन नीचे जाएगा, अब उसमें अवशोषित होगा क्या? रस, या वो तो केमिकल ग्राइंडिंग होकर जो फूड गया था उसी को
अवशोषित करने की ताकत देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन्स में इतनी महीन होती है कि उसके अंदर से मट्टी चीज थोड़ी जाएगी। आपको लौकी का जूस निकालना है तो उसको ग्राइंड तो करना पड़ेगा, किसी को लौकी के टुकड़े गए कपड़े निचोड़ लेंगे तो उसको ग्राइंड करना पड़ेगा। तो वो होता है आपके केमिकल ग्राइंडिंग के साथ में। पर पानी मिला दिया यदि आपने, खाना खाते खाते पानी पी लिया, खाने खाने के पहले पी लिया या खाना खाने के बाद में पी लिया तो गड़बड़ है। हम बहुत सारे लोगों की आदत होती है खाना खाते खाते हम 1 लोटा पानी पी जाते हैं। अब वो एसिड में पानी मिला रहे तो एसिड का जो शरीर के ऊपर तैयारी होनी चाहिए वो नहीं। हम ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो ये सब चीजें हम लोग शिविर में पूरा ग्राफिकली बताते हैं प्रेजेंटेशन में। क्या होता है, कैसे होता है, पानी गया। अब वो कभी भी आदमी गलती करेगा ही नहीं जब उसको ये समझ में आ गया तो नहीं ये अज्ञानता है, और ये अज्ञानता के कारण बीमारियां फैल रही है। ये नेचर है। आपने देखा कोई भी जानवर जब खाना खाता है तो खाना खाते समय एकदम पानी नहीं पिएगा, वो 1 घंटे बाद में पिएगा। और हमारे आयुर्वेदाचार्य यूट्यूबर्स आपके बहुत सारे, हम लोग भी, कई लोग भी, बहुत सारे लोग भी बताते हैं कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। हम पिलाते नहीं पीना चाहिए। एक छोटी सी गड़बड़ी, ये जो एसिड घूम रही है, ये जो एसिड घूमता है, ये नी पेन का कारण है। बेसिकली ये नी पेन का कारण है। हड्डियां हमारी उसी से खराब हो रही है, हमारी जो सूची खराब हो रही है। ये जितना भी एसिड है या ये सारी चीज़ें ये जाके आपके वीकर पॉइंट ऑफ द बॉडी में बैठ जाती हैं। जो मैं हमेशा कहती हूँ, ये सारी चीज़ें वीक पॉइंट ऑफ द बॉडी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे वीक है या स्टमक वीक है, लिवर व्हाटएवर, वहाँ जाके वो बैठ जाती है और वो आपको तकलीफ देती रहती है और तकलीफ बढ़ाती रहती है। अब जैसे आप लोगों ने सुबह भूख लगी और हमने खाना खाया, नहीं खाया, नाश्ता कर लिया, शरीर के अंदर एसिड पच गया, फिर शरीर को पता चला कि हमने जो खींचा उसमें तो एसिड ही था, कुछ एनर्जी तो थी नहीं। तो आदमी क्या करेगा, मतलब शरीर क्या करेगा। और शरीर जैसे हमको भूख लगी घर पे और हमको कुछ खाना है, घर पे कोई है नहीं बनाने वाला, तो क्या करेंगे हम लोग। देखने जाएंगे किचन में कुछ है क्या बना हुआ, जो रेडीमेड कुछ थोड़ा बहुत बच मिल तो जाए। वो दाल भी नहीं है, चावल भी, कुछ भोजन बना के ना कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पुराना भोजन जो रखा होगा, तला भुना सिका पुराना, तो उसको हम क्या करेंगे, खा लेंगे, मतलब बासी भोजन खा लेंगे। तो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो मल रुका हुआ रहता है, और जब हम कुछ भूख लगती है वो जो खाते नहीं है, और शरीर को जब ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो आंतों में जो रुका हुआ जो मल है, जो गंदगी है, जिसको हम देखना पसंद नहीं करते, करते से फ्लैश आउट कर देते हैं, तो उसको हम पचाते हैं। उसको शरीर पचाता है और शरीर फिर लेना चालू करता है। शरीर का उसके अंदर जो लिक्विड है, वो शरीर का भोजन बन जाता है। कब, जब हम सही समय भोजन नहीं देते तब। अब वो पच कर खा जाता है, वही हार्ट में जाता है, हार्ट को ब्लॉकेज करता है, किडनी को ब्लॉकेज करता है, स्किन डिजीज पैदा करता है। अब आप उसके कई नाम रख लो, कई बीमारियों के कारण रख लो। इंक्लूडिंग वो कॉन्स्टिपेशन भी क्रिएट करता है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली से और एक्सट्रैक्ट कर रहा है वाटर उसमें से। उसके अंदर जो चिकनाहट थी वो पूरी खत्म हो जाती है, मल सूख जाता है। वो सूखा हुआ मल जब मल द्वार से निकलता है, तो मल द्वार की जो नाजुक मसल्स मांसपेशियां होती है, उसको फाड़ के निकलता है, उससे को बवासीर, भगंदर और बाइल्स बोलते हैं, खून निकलता है। कारण वहाँ है, प्रक्रियाएं अनेक दिखती रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, तो मेन कारण हो गया एसिड, मेन कारण हो गया शरीर में रुका हुआ मल, और तीसरा हो गया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अब शरीर, और ये जो मल कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया, सभी जगह चला गया। अब इसको बाहर कैसे निकालेंगे, तो इसको बाहर निकालने के लिए हम 5 डे का कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। उस कैंप में हम क्या करते हैं कि लगभग ब्लड का जो गंदगी है ना, कम से कम ब्लड की गंदगी को हम 1.5 से 2 लीटर पसीना निकालते हैं बॉडी से, 2 लीटर, विदाउट मशीन, विदाउट स्टीम, किसी भी तरह से नहीं, नेचुरल तरह से निकालते हैं, ना मेहनत कराते। ऐसा भी नहीं कि आपको गड्ढे खोदना डर जाते हैं लोग, 2 लीटर पसीना 2 लीटर कैसा पसीना निकालेंगे। तो पसीना निकले हम कुछ भी नहीं करते, सिंपल सा तरीका है। पसीना निकालने के लिए सूरज देवता का उपयोग करते हैं, हम सनबाथ करते हैं। तो सनबाथ में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो बॉडी के जो रोमकूप है, अभी हमने साबुन लगा रहे हैं, हम लोग कॉस्मेटिक चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, है ना, और नहा जरूर है 2 पड़ के बाथरूम में, तो वहाँ पर लाइट नहीं है। पहले जब नहाते थे हम जिसको बोलते थे मुगल काल में या फिर राजा महाराजाओं के काल में, जब आपने देखा होगा कि वो कृष्ण के समय है ना, जब द्वापर युग में जब राजा रानियां नहाते थे, दूध से नहाते थे, आपने सुना होगा, उसके सारे से प्रोडक्ट बनते थे, उससे वो स्नान करते थे। हल्दी और उपटन से स्नान करते थे, मुल्तानी मिट्टी से स्नान करते थे, काली मिट्टी से स्नान करते थे, उनकी त्वचा में निखर जाते थे। और आज हम जो यूज़ कर रहे हैं कॉस्मेटिक चीज़ें, वो है एनिमल फैट, है ना, मतलब पशुओं की चर्बी से बना हुआ
सॉफ्ट होता है, केमिकल होता है, बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनी वो लगाते हैं हम लोग, और उसको भी ढंग से निकालते नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो स्किन के जो उनको भी बंद हो जाते हैं, ये पूरे बहुत सारे बंद हो हाँ, जाएंगे। बंद हो जाते हैं। और जैसे ये गर्मी का मौसम आता है तो उस समय सिर्फ हमको पसीना कहाँ से आता है, सर से आता है, बॉडी से तो बहता ही नहीं है, आता नहीं बॉडी से। तो वो जाता है ब्रेन में, माइग्रेन पे जाता एक्चुअली है, पसीना पूरे पोरस से आना पूरा चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब वो। उसको बंद करके रखा है हमने। तो हम लोग क्या करते हैं, तिल का तेल, सरसों के तेल में नेचुरल एसिड होता है उन पोर को क्लियर करने के लिए, ओके, इसलिए कहते हैं कि हमको ये सब चीज़ों को पोर को खोलना चाहिए। तो हम मालिश अपोजिट साइड में सिर्फ ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि शरीर के अंदर से पसीना निकालने के लिए हम बॉडी को पूरी तरह से क्या करते हैं कि एक पॉलीथीन के अंदर लपेट देते हैं, ओके इस तरह से। ओके। देख रहे हैं आप, तो बॉडी को इस तरह से पूरा लपेट देते हैं। तो 15 से 20 मिनट में कम से कम 700 ml ये पसीना निकल जाता है। अब कलेक्शन करा हुआ हमारे पास में इतना बोतल में भर के ले गया ये आपका पसीना है आपका। पसीना निकलने के बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं कि उपटन लगाते हैं। ओके। तो उपटन जो होता है नेचुरल खुशबू से बना हुआ उपटन, मुल्तानी मिट्टी, अम्बा, हल्दी, नीम पाउडर, संतरे, नींबू छिलकों का पाउडर और नेचुरल हर्ब्स उसके अंदर डालते हैं और पूरी बॉडी पर अप्लाई करते हैं। ओके। तो बॉडी के अंदर जो पसीना निकालने के लिए रक्त त्वचा में आता है वो वापस अंदर जाता है, वो वापस रिफ्रेश फील होता है। ये पसीना निकालने का एक प्रोसेस होता है। ओके। और एक प्रोसेस होती है तो निकल गया, ब्लड को 2 बार प्यूरीफाई करते हैं 5 डे में 2 बार। ओके। और एक होता है जो मल आंतों में चिपका होता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में जो मल चिपका होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रिया होती है, इसको बोलते हैं शंख प्रक्षालन बोलते हैं। तो हमारे आंतों में हम ऑयल जो खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल जो खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं और चाउमीन, मैगी, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, तो उसकी वजह से फाइबर डेट बंद हो गए, हमारी सलाद बंद हो गए, हमारे शरीर हम सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, हम हरी धनिया खाना पसंद नहीं करते, पालक खाना पसंद नहीं करते। होटलों में भी जाते हैं आप, एक बार होटल में गया तो देखा था, मैं गिलकी है क्या आपके यहाँ पे, तो बोले गिलकी नहीं बनती है, लौकी है नहीं बनते, टिंडे नहीं बनते, क्या बनेगा, बोले पनीर बनेगा। बोले पनीर बनेगा। पनीर तो पनीर भुर्जी तो फेमस है। हाँ, वही बनेगी। तो हरी सब्जियां खाना लोग भूल गए। हाँ। हमारे यहाँ के बच्चे तो अभी बोले कि यदि सब्जी में यदि हरी धनिया आ जाए यदि, तो उसको एक तरफ कर देते बच्चे। हाँ। तो फाइबर ही जा रहा है, तो आंतों के अंदर पूरी तरह से जो ग्लूटीन जा रहा है, हाँ। तो गेहूं का बना हुआ ग्लूटीन आंतों में जाके चिपक जाता है, और चिपके हुए मल को बाहर निकले 2 दिन तक फाइबर डेड पेशेंट 2 दिन तक फाइबर डेड रहते हैं। उसको देखो, दूध, किशमिश, टमाटर, पालक, हरी धनिया, नींबू, शहद, गुड़, ये सब कुछ खिलाते हैं, उससे मल आते छोड़ देते हैं। और एक क्रिया होती है, इसका नाम है शंख प्रक्षालन, वो तीसरे दिन कराते हैं। तो तीसरे दिन हम लगभग 4 से 5 लीटर पानी पिलाते हैं ऊपर से, और उसको पूरा नीचे से ड्रेन आउट करते हैं। तो उससे पूरी आंतें कैसे होती है, क्लीन हो जाती है। पहली बार मल, गंदा मल निकलेगा, तो उसके साथ में मल सहित गंदगी निकलेगी, आखिरी में पीला पानी निकलेगा, मल को घोल घोल के पानी निकालेंगे, येलोइश वाटर, फिर लाइट येलोइश वाटर निकलेगा। आखिर में जैसा पानी आप पी रहे हैं ऊपर से, वैसे वैसा पानी निकलेगा, नीट एंड क्लीन, बदबू रही तो रंग रही, तो मतलब आपके अंदर से पूरी डिटॉक्सिफिकेशन फिजिकली हो गया। जब ये 2 दिन तक हम आंतों के अंदर जो मल है उसको जब आंतों से छुड़ाते हैं, तो घबराहट सी होती है, थोड़ी सी बेचैनी की होती है शरीर से, जब तक गंदगी बाहर नहीं निकलती। तो मैं बता रहा था कि हम शंख प्रक्षालन की क्रिया कराते हैं तीसरे दिन फाइबर डाइट देके। तो आंतों के अंदर जो मल चिपका हुआ रहता है वो आंतों को छोड़ देता है, और आंतों पीला पानी, फिर येलोइश वाटर, फिर लाइट येलोइश वाटर, आखिर में जैसा पानी पी रहे वैसे वैसे पानी घास क्लीन पानी निकलना चालू, आपका क्लेंजिंग हो गया। क्लींजिंग हो गया। क्या बात। तो उसको लोग बोलते हैं लघु शंख प्रक्षालन, ये LFC बोलते हैं उसको। वो बड़ा जो होता है वो लगभग होता है 25 से 26 गिलास का। अच्छा। वो हम हमारे पास में 2-3 बार पेशेंट रिपीट हो जाता है तो उसको हम कराते हैं। ओके। तो ये क्रिया हम 5 डे में कराते हैं। सेकंड प्रोसेस हो गया डिटॉक्सिफिकेशन। ओके। तीसरी प्रोसेस ये है, जो गंदगी होती है कफ के रूप में चेस्ट में, लंग्स में, फेफड़ों में। ओके। हमको जब सर्दी, खांसी, जुकाम होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि दवाई खाते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, सबको पता है। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, गरीब अमीर, सब लोग क्या करते हैं, दवाई खाते हैं। दवाई खाते हैं। सर्दी हुई क्या हो, दवाई खाओ। तो सर्दी बीमारी है क्या? लगभग बीमारी बन चुकी है। नहीं, बीमारी नहीं हो, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन है।
हाँ। वो बॉडी से कफ पूरा निकालना चाह रही है, तो ये आपका घर के आंगन में कोई पौधा लगा हुआ है, हाँ। यदि वो पत्ती को सुखा के फेंक रहा है तो आप क्या बोलेंगे, नहीं ये तो बीमार पड़ रहा है, इसको पत्ती गिरने मत दो। समझ तो गया। शरीर का जो साल भर का जो कफ जम जाता है उसके अंदर, जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर धूल के धुएं के कण इकट्ठे होते हैं, वो लेयर अब निकलना चाह रही है। शीत ऋतु गई, ग्रीष्म ऋतु गई, तो ऑटोमेटिक कफ बाहर निकल रहा है। एक बार एक्चुअली होना बहुत चाहिए। ही इम्पोर्टेंट है। पर अभी दवाई हमारे मार्केट में ऐसी बढ़िया बढ़िया अच्छी आ गई कि आप एक डोज दो, आपकी नाक बिल्कुल वापस चालू हो जाएगी। क्लीन आपका कफ मोटा होता है, आएगा ही आपके तो नहीं। बाहर निकलता है, तो आपको सांस में तकलीफ होती है, इरिटेट होते हो, दवाई लेते हो, वापस सूख कर वापस जम जाता है। कोरोना काल में क्या हुआ, जिन लोगों ने खूब सर्दी खांसी जुकाम की दवाई खाई थी, उनके छाती में खूब कफ जमा हुआ था। कोरोना के बाद उसको मजा आ गया कि भाई आप लोग खाने पीने की कफ कोशिश उनको अच्छा मिल गया। अच्छा मिल गया उसको, तो उसको निपटा दिया। और जिसके शरीर में कोरोना वायरस गया और उसको कफ नहीं मिला, हाँ। तो वायरस मर गया, वायरस मर गया, उसको रहने खाने की जगह नहीं मिली। जगह नहीं मिली, Yes. टॉक्सिन्स था वो, खाया उसको। ओके। तो ये है डिटॉक्सिफिकेशन। तो हम क्या करते हैं कि 5 डे के अंदर एक बार एक क्रिया होती है, उसको वमन क्रिया बोलते हैं, ओके। योग की क्रिया है, तो वो कराते हैं, तो उसमें छाती का पूरा कफ बाहर निकलता है। ओके। तो आपने देखा हुआ आजकल जो लोगों को हल्की हल्की सी सूखी सी हल्की हल्की खांसी चलती रहती है, यहाँ पे इधर भी अटका ही रहता है पूरा। हाँ। तो वमन क्रिया से पूरा बाहर निकल जाता है, छाती क्लियर हो जाती है। और आपकी जो श्वसन प्रक्रिया है, आपको एनाटॉमी बताऊंगा, तो हमारे लंग्स के अंदर कम से कम एक लंग्स में 18 करोड़ एल्वोलाइज होते हैं, ओके। अंगूर के दाने के जैसे होते हैं। छोटे छोटे होते हैं वो, ऐसे हाँ, हवा बनती है उनमें। तो एल्वोलाइज जब होते हैं, जब श्वास लेंगे हम, तो श्वास तली में श्वास जाएगी, तो 2 भागों में, एक लेफ्ट लेंस में, एक राइट लेंस में जाएगी। ओके। फिर राइट और लेफ्ट लेंस से 3-4 भागों में डिवाइडेड होगा वो पाइप, है ना। जैसे हम प्लम्बिंग की फिटिंग करते तो एल्बो टी लगाते हैं ना, ऐसा यानी वैसे वो अंदर पाइपलाइन होती है। ओके। तो श्वास ली वो 15-20 भागों में, 40-50 भागों में, 70-80, 100, 200, 500, 1000, 3000, लाख, 10 लाख, 20 लाख नहीं, 18 करोड़ भागों में डिवाइड होती है हमारी श्वास नली, एक नली। एक मिनट। और दूसरी नली 18 करोड़ से 36 करोड़ भागों में डिवाइड होती है। हमारी श्वास का जो टारगेट होता है वो एलोलाइज होता है, वहाँ पे जाता है एलोलाइज, और वहाँ से जो हार्ट से आर्टरीज आती है CO2 लेकर, CO2 में हम यहाँ पर कंसेप्ट जोड़ सकते हैं हमारे पिक्चर में, आपको कंसेप्ट में कि O2 का कहाँ पे उपयोग होता है। तो हमारा शरीर जो CO2 जनरेट करता है, वो यहाँ पर आपका रक्त में Hb लेकर आता है CO2। Hb का काम यही होता है, बॉडी से CO2 लेके आना लंग्स में, उसको प्यूरिफाई करना। और फिर एलोलाइज में वो O2 जाती है, वो लेता है O2, CO2 छोड़ता है, O2 ले लेता है, और बॉडी में वो O2 सप्लाई करता है। ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है। अब 36 करोड़ में से आपको 2-4 करोड़ एलोलाइज काम कर रहे हैं, बस। बस बाकी सब खत्म हो गए शरीर में। आप किसी को सीढ़ी चढ़ाओ, वो 15 पीढ़ी सीढ़ी चढ़ने के बाद में क्या करेगा, अपना चालू। अपना चालू हो जाएगा। किसी को दौड़ा दो, अपना चालू हो जाएगा। हम जब बच्चे होते 10-12 8-9 साल के बच्चे जब होते हैं, तब हमारा शरीर के पूरे एलोलाइज ओपन होते हैं। ओके। इसलिए आप सिर्फ एक अपनी जांच परख करना हो कि एलोलाइज कितने ओपन है, तो 1 घंटा एक बच्चे के साथ वो जैसा मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट कर रहा है, उसकी आप कोलन बन के वैसा करना। ऐसा करो। कर लिया तो आपके सेलुलर उतने ओपन है, हाँ, वरना नहीं है। बच्चे को बुलाओ तो दौड़ के चल के नहीं आता है, दौड़ के आता है। हाँ। और किसी बड़े व्यक्ति को बुलाओ तो सोचता है कि मेरे को बुला क्यों रहा है, तू आ जा इधर। उसके शरीर में ताकत नहीं, एनर्जी नहीं, भाग ही नहीं पा रहा हो। तो सही। ये क्या हुआ कि हम हर 3 महीने में जो हमको सर्दी खांसी जुकाम होती है और दवाई खाते हैं, कब जमता था, तो हमको हर तीसरे चौथे छठे महीने में 1-2 बार या हफ्ते में 2-3 बार इस क्रिया को करना चाहिए। इसकी हम ट्रेनिंग देते हैं, कफ वो निकालना कफ चाहिए। निकालने की। जो लोगों को देखा आप लोगों को समाज में, परिवार में, आपको देखने समझ में कभी कुछ लोग आए हो जिनकी उम्र 90 साल की, 100-125 साल की, तो सुबह सुबह उठते हैं वो लोग, ब्रश करते हैं, पानी पीते हैं, गरारा करते हैं, पूरा कप बाहर निकालते हैं, रेगुलर करते हैं वो लोग, तो लाइफ को लंबी उम्र तक लेके जाते हैं। और हम लोग वो चीज़ करते ही नहीं, कुत्ता भी करता है। श्वसन क्रिया में अल्टीमेट ये पोरस ज़्यादा खुले हुए होना चाहिए और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाना चाहिए। मतलब आप ऑक्सीजन पार्क में अगर ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा। आपका इनका एक डायलॉग है डॉक्टर बलराम का, जो कि हर क्लास में किसान पाठशाला की जनरली कहते हैं कि हमारे फेफड़े जो है वो पेड़ है और पेड़ों के फेफड़े हम हैं। पेड़ों के फेफड़े हम हैं। तो बेसिकली इट इज दैट ओनली, जो हमारी एल्वियोलाइज जो काम कर रही है Yes, yes, yes. वो हमारे ये पौधे जो बैम्बू है हाँ। वो आपको 35% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वहाँ पे पंपिंग करेगा।
नहीं, Yes. पर तो आपको इसके वो- साथ में मैं एक नया कंसेप्ट जोड़ना चाहूंगा हाँ हाँ कि सपोज करो हमने बाम्बू लगा भी दिए, खूब ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन के समुद्र में छोड़ भी दिया, हाँ। पर आपकी आपके lungs- लंग्स से उसको नहीं खींचने वहाँ वाला- पर इसीलिए तो इसीलिए हम- नेचुरोथेरेपी है ना। नेचुरोपैथी इसीलिए का अगर नाम- नेचुरोपैथी वहाँ पर नहीं है तो आप उस चीज तक पहुँच नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पाएंगे। कनेक्ट उसको नहीं हो करने पाओगे। के लिए हम नेचुरोपैथी को ऑक्सीजन पार्क में ला रहे हैं, हाँ, तो उसके Main- लंग्स को ओपन करना पड़ेगा। लंग्स को ओपन Yes, कर रहे हैं yes. और आपको वो 35% ऑक्सीजन और पंपिंग कर और रहे pumping कर हैं, रहे हैं। तो आपकी सिस्टम को भी हम ओपन कर रहे हैं प्लस एडिशनल तो उसके ऑक्सीजन साथ में ये चीजें जोड़ना जरूरी है। मैं ये बिल्कुल, लोगों को बोलना बिल्कुल। चाहता हूँ कि Yes, यदि sir. आप समझ करो कि किसी अभी 10 देश विदेश में O2 की परिकल्पना आ रही है और लोग टिकट रख रहे हैं वहाँ पे घुसने Yes, के, yes, yes. आप टिकट लेके घुस भी जाओ 1000 रुपए 2000 रुपए देकर, और वहाँ पे जाके आप एक फील करके आओगे, आप लेकिन सांस ले नहीं स्वस्थता पाओगे। में आपको Inhale नहीं कर नेचुरोपैथी पाओगे। चाहिए। इनहेल नहीं कर पाओगे जब आपके लंग्स ही नहीं काम कर रहे हाँ। हैं, तो उसके लिए आपको नेचुरोपैथी का एनवायरनमेंट चाहिए, आपको Yes. Detoxification होना चाहिए। डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा आपको अपनी बॉडी तो हमारे यहाँ पे जब लोग आते हैं और जब जाते हैं तो उनको लगता है कि हम श्वास ले, यहाँ पे लग रहा है कि श्वास ले रहे श्वास हैं। ले रहे हैं। अभी तक तो ऐसा था कि चल रही है कहानी। चल रही है गाड़ी और चलते चलते थक जाते थे। तब रुक जाएगी, पता हाँ, नहीं अभी। पता नहीं क्या हो जाएगा, थक जाते थे। और जब शरीर, बलराम जी, जब शरीर ऊर्जा नहीं देता है ना तो मन दुखी हो जाता है। सही। मन में उत्साह नहीं रहता है, उमंग नहीं रहती है, आशा नहीं होती है। और उमंग नहीं रहती तो उमंग और आशा ही नहीं रहेगी तो नई योजनाएं नहीं बनेगी सारी जीवन में, प्रक्रियाएं change सारी होती प्रक्रिया हैं। नहीं हो जाएगी, आप वो अपनी नियम फैमिली नहीं लाइफ नहीं जी होगा। पाएंगे, आप बच्चों के साथ नहीं खेल पाएंगे। आपका घूमने का मन, जाने का मन कर रहा है तो पहले बोला इतने ऊपर कैसे जाएंगे तो सही बात है। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए शरीर के अंदर के जो गंदगी उसको बाहर निकाल कर शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको डेवलप करना चाहिए, शरीर को डिटॉक्सिफाइड करना चाहिए। और बहुत सरल तरीके हैं, बहुत इजी तरीके। इन तरीकों को आपको लग रहा होगा कि 5 डे में क्या होता होगा, बहुत कम दिन होते होंगे, ज़्यादा दिन होते होंगे, तो 5 डे में हम 80% चीज़ें सिखाते हैं आप लोगों Okay. को, और आप उसको घर पे मतलब कीजिए। हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, और सिखाते 3 भी महीने का हैं। फॉलो अप चार्ट देते हैं, 3 महीने लाइफ स्टाइल का, बहुत डाइट बढ़िया। चार्ट का, ओके थेरेपी चार्ट का। और अभी हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं उसको, एक ऐप बना रहे हैं जिसमें आप लोग, आपको पूरी आपकी कम से कम दिन भर में मोबाइल जब व्हाट्सअप आप चालू उठाते हो तो एक बार व्हाट्सअप चेक करते ही हो, तो बस आपको हमारा ऐप चेक करना है और दिन भर में आपने क्या खाया, कैसा लिखा, उसकी फोटोज अपलोड कर दे। जब भी कुछ खाना है तो सबसे पहले इसको मोबाइल को खिला दो फोटो कि आपने खिलाया, हमको मोबाइल सोचने को खिला आएंगे। दो फोटो। फिर हम आपका बता देंगे कि आपने ये अच्छाई की है तो आपको ये इफेक्ट होंगे, और आपने गड़बड़ी की है तो आपको ये आपको इफेक्ट ये होंगे। इफेक्ट होगा। तो आपको कंट्रोल वे में रखेंगे। व्यक्ति को सब पता है कि चाय पीने से गड़बड़ी है तो वो भी पी रहा है, उसको पता है कि मैं लेट खा रहा हूँ तो मुझे कंट्रोल में खाना चाहिए, ज़्यादा खा लेता है, उसको पता है, ऐसा समझदारी तो सब में, बुद्धि सबके पास है, पर वो कर नहीं पा रहा। तो उसके पीछे एक क्या चाहिए, एक फॉलोअप टीम होनी चाहिए। वो फॉलोअप टीम हम तैयार कर रहे हैं, बहुत एक एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए, सही है। तो हम आपको तैयार कर रहे हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि आने वाले 10 साल के बाद में आपको बीमारी, ये बीमारियां नहीं होगी, और ये भी बता सकते हैं कि 10 साल में ये बीमारियां आपको होगी, ये तय है। हाँ, वो जो आप यदि आप सिस्टम ऐसे हैं वॉच तो करोगे ऐसा उससे। होगा, हाँ, आप ऐसे हैं तो ऐसा नहीं Right, होगा, right. ये तय होना चाहिए, yes, yes. है ना। यदि आपको, हम हमेशा हमारे शिविरों में लोगों को एक ही बात बताते हैं कि हम मरना तो तय हाँ, है ना, पर ठीक से मरो, ठीक है, बिना तकलीफ से बिना मरो। तकलीफ से, बिना बीमारी से मरो। बिना बीमारी से हम यहाँ से जब जाए तो हम एक संकल्प लेके हम मरेंगे जरूर, पर नेचुरली मरेंगे, नेचुरली। हमारी नेचुरल डेथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको आईसीयू में एडमिट ICU में किया गया, किया। मेडिकेशन के चारों तरफ से डोज चल रहे हैं, मुंह से भी चल रहे हैं, इससे भी चल रहा है, हम हिल भी नहीं पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे, वो तकलीफ ज्यादा और तकलीफ वाला जीवन जीकर और कभी बच भी गए तो अधूरापन रहेगी। तो वो दवाइयों पर डिपेंड वाली लाइफ रहती है। तो वैसा जीवन नहीं होता, एक प्रकार का खिंचाव जीवन होता है। एलोपैथिक हमको जिंदा तो रखती है, पर हम जिंदा दिल नहीं रहते। जिंदा दिल नहीं रहते, जिंदा तो रहते हैं, जिंदा दिल नहीं रहते। सही है। मतलब हम बस लाइफ को घिस रहे हैं, सही, सही। जी नहीं रहे हैं। तो जीने का तरीका इसमें मिल पाता है। और हम हमारे पास में, मेरे को 18 साल हो गए इस थेरेपी को कराते लोगों को, और मेरे पास में 15 साल पुराने तक लोग हैं। तो उनके घर से मेडिसिन नहीं, उनके घर पे मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, Zero हो गई। हॉस्पिटल नहीं है, जाते ही नहीं है, कुछ भी नहीं होते। कपड़े जो 10 साल पहले पहनते थे वो अभी वही कपड़े पहन रहे हैं, साइज बदलने की जरूरत नहीं है ना। एक बार कम हो गया, एक ही बार टेलर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। मनस्थिति से भी स्ट्रांग हो गए ना। स्मॉल, मिडिल, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल तक नहीं जाते कपड़े, हाँ। एक जैसे रहते हैं। तो एक ये
काफी आनंददायक होता है ये सब चीजें लोगों के साथ में। लोगों की वेल्थ डेवलप के साथ में हेल्थ डेवलप नहीं होती है, मोटिवेशन मिलता है हाँ। उनको काफी। तो वेल्थ डेवलप के साथ में वेट गेन होते रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती है और ये सब चीज़ें हम कराते हैं अच्छे से। अब ये तो हो गया फिजिकल क्लेंजिंग के बाद, जो मैं बॉडी की बात कर रहा था। हम सेकंड पे आते हैं माइंड।